जी, आप सबको नमस्ते और स्वागत है। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, जनता सरकार मोर्चा और अलग अलग पानीपत के संगठन मिलकर के कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है 23 मार्च को यहाँ अनाज मंडी में होने जा रहे शहीदी दिवस के बारे में आपको जानकारी देना। आज के टाइम पर आप देखेंगे कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसके मुकाबले भारत कहीं और ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। आज के वक्त भारत 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की पोजीशन पर पहुंच गया है। ये हालत हमारी है। प्रत्येक व्यक्ति गांव का कर्जे में जा रहा है और सारी की सारी पूंजीपतियों के हाथों में जाकर इकट्ठी हो रही है। इन्हीं पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले थे सबसे ज्यादा सिरमौर, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, सरदार भगत सिंह, जिनके वक्तव्य आप पढ़ेंगे, जिनको अगर आप पढ़ने लगोगे और उनके विचारों को जानेंगे तो वो चाहते थे कि ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें पूंजीवाद हावी ना हो और बल्कि जो पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरे समाज के साथ पास हो। तो इसी विचार को लेकर के जनता सरकार मोर्चा के साथी हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं 2023 के बाद से। पहले हुसैनीवाला में पेट्रोलियम से जलने वाली जोत जलती थी उनके स्मारक स्थल पर, जो हुसैनीवाला बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और जनता सरकार मोर्चा ने 2023 में पहली बार वहां देसी घी से जोत जलाई थी और घी भी हमने गांव से लिया था, प्रत्येक घर से 2 चम्मच घी, 12 क्विंटल घी हमने डीसी को हुसैनीवाला में वहां सौंपा था, जिसके बाद लगातार वो देसी घी की जोत वहां पर जल रही थी। इस वक्त 2025 में तीसरे शहीदी दिवस के समारोह के आयोजन में एक नए तरह से एक नए संकल्प लिए जाने हैं, जिसमें उनके सपनों के भारत को कैसे बनाया जाए, और इसी संदेश को गांव-गांव तक लेकर के हमारे साथी जा रहे हैं, जिसकी जानकारी जनता सरकार मोर्चा के साथी देंगे। ये आयोजन रविंदर गाल्याण की नेतृत्व में जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी स्टेट्स के लोग और सारे के सारे जिलों से आए हुए साथी इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसकी बाकी की जानकारी रविंदर देंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ ये जो आयोजन है, जो 23 मार्च का आयोजन है, ये आयोजन शहीदों की याद में किया जा रहा है। एक बड़ा विडंबना है आज हमारे देश की कि हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं और इन 77 सालों में वो भारत नहीं बन पाया है जिस भारत की परिकल्पना आज़ादी के मतवालों में। आज हम देखेंगे भ्रष्टाचारी चरम पे है, लूटपाट चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। देश के अंदर आप किसी भी ढांचे को देखिएगा, हर ढांचे के अंदर आपको यही नज़र आएगा कि यहाँ पर शोषण और लूटकारी जो नीतियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जो परिकल्पना आज़ादी के मतवालों ने की थी, उस प्रकार का भारत हम कैसे बनाएं। आज गांव के अंदर अगर हम ये देखेंगे, खेतों के बीज की अगर हम बात करें तो इंसानों के खेत का बीज हमारे पास नहीं बचा है। पशुओं के बीज की हम बात करें, पशुओं का बीज हमारे पास नहीं बचा है। अगर इंसानी बीज की बात की जाए तो इंसानी बीज भी लगातार खतरे पर है। एक बीमारी के बाद आज ये आ रहा है सामने कि उसके बाद 16 से लेकर 18% तक की इनफर्टिलिटी आई है समाज के अंदर। तो 16 से 18% तक की जो प्रजनन दर है वो उसमें गिरावट आई है। इसके माध्यम से सीधा सा ये नजर आता है कि देश के अंदर हम जिस परिकल्पना आज़ादी के मतवालों ने की थी वो भारत में नहीं बन पाया है। बीज हमारे खत्म हो रहे हैं समाज के अंदर। देवेंद्र भाई ने बताया है अभी कि 85 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर हैं। अब इसमें देखने की बात यह है, एक तरफ सरकारें लगातार ये बोलती हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है तो वो लोग कौन है, जो 85 करोड़ लोग हैं वो कौन है जिनको सरकार 5 किलो राशन पर निर्भर रखे हुए है। मतलब यह है इससे कि देश के अंदर आज फिर से वही कॉरपोरेट शक्तियां हावी हो रही हैं। आप लगातार देख ही रहे होंगे कि पूंजीवाद हावी हो रहा है। जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ उन आज़ादी के मतवालों ने और शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने जो ये कहा था कि हम साम्राज्यवाद को नष्ट करेंगे और समाजवाद की हम स्थापना करेंगे, आज देखने में ये आ रहा है कि समाजवाद कहीं भी नजर नहीं आता है। हम कहने को तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग माने लोग
तंत्र माने व्यवस्था, यहाँ पर लोगों की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था केवल और केवल मात्र एक दिन नजर आती है इस देश के अंदर, और वो दिन होता है चुनाव का। उस दिन हम लोकतंत्र को कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है वैसे ही यहाँ पर वही कॉरपोरेट शक्तियाँ, वही जो ब्यूरोक्रेसी का अगर हम हाल देखें, वही हम अगर ब्यूरोक्रेसी को लीजिएगा, न्यायपालिका को लीजिएगा, लगातार जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को तार तार करने का काम भी न्यायपालिका कर रही है। इस प्रकार के नियम, इस प्रकार के कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं, जो समाज का जो पारंपरिक जो ढांचा था, उस ढांचे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस पूरे के पूरे जो ये जो चर्चा हमने की है, इसमें फिर से बदलाव करके भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का हमने बेड़ा उठाया है। और इसका एक ये आयोजन जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये आयोजन इस प्रकार से हम करना चाहते हैं कि ये पूरे भारत के अंदर अब तक का शहीदों की याद में इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा, जिस प्रकार का आयोजन आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, 200 से ज़्यादा गांव को हम कवर कर चुके हैं पानीपत के। और प्रचार भी अगर आप लोग देखोगे कि इस प्रकार से किसी भी मतलब कोई भी शहीदी दिवस आज तक 77 सालों में इस प्रकार से नहीं मनाया गया जिसका प्रचार इतने जोरों शोरों पर हो रहा हो। तो हमारा ये है कि गाँव को फिर से गाँव बनाना है, क्योंकि सरकारें लगातार एक बात बोलती हैं कि हम गाँव को भी मतलब शहरों की तर्ज पर करेंगे, गाँवों को विकसित है। हम सरकारों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप गाँव को गाँव रहने दें, आप गाँव को शहर मत बनाइएगा, क्योंकि शहर के अंदर ना भाईचारा है। आप गाँव के अंदर किसी भाईचारे को समाप्त करने का काम करेंगे तो हमें ये बेड़ा उठाया है कि हम गांव को फिर से गांव बनाएंगे। और इस शहीदी दिवस के अवसर पर जो समालखा के अनाज मंडी में होने जा रहा है, आपके माध्यम से हम आह्वान करते हैं देश भर की जनता से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए और फिर से उन शहीदों के संकल्प को हम दोहराने का काम करेंगे, उस संकल्प पर चलने का काम करेंगे। और यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा, वो भी सब समाज के सहयोग से ही। देखिए भाई साहब, आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो बोल चुकी है भगत सिंह को, पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनकी जो स्टेटस थे, क्या मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं आप? ये बड़ी बात इसमें ये है कि युवा पीढ़ी नहीं भूल रही है। असल में तंत्र सरकारें चाहती हैं कि देश की जो नौजवान है, देश के नौजवान उनको भूले। एक 4 साल पहले की याचिका लगी थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर यह कहा गया था कि वही शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिनको हम शहीद बोलते हैं, आप उनको कृपया शहीद का दर्जा देने का काम करें। तो हाई कोर्ट ने यह बात बोली कि क्यों दें उनको शहीद का दर्जा, उन्होंने ऐसा किया ही क्या था। ये न्यायपालिका का हाल है हमारी। तो यहाँ पर बात यह है कि जिनके कारण खुली हवा में सांस ले रहे हैं, या जो उस न्यायपालिका के अंदर जो जज बैठे हैं, उसने भी डिसीजन लेते हुए मतलब पहले ही झटके में याचिका खारिज कर दिया था कि उनको शहीद का दर्जा किस हक से दे हम, इस प्रकार की टिप्पणी के साथ, और उस याचिका को खारिज कर दिया। जो बातें या जिन क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, जो 7,32,000 क्रांतिकारी ऑन दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड हैं कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते इतने लोगों ने शहादत दी थी, इतने क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी, जिनको शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, उसको शिक्षा के पाठ्यक्रम को तो छोड़िए आप, उसको उनकी बातें तक नहीं रखने देते कहीं पर भी समाज के अंदर। जब इस प्रकार से न्यायपालिका का हाल है, आप ये देखें कि 77 सालों में यहाँ पर भाजपा की सरकार भी रही है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही है, गठबंधन की सरकारें भी रही हैं, तमाम दलों की सरकारें होने के बावजूद भी इस देश के अंदर उन जो आज़ादी के जो मतवाले थे उनको शहीद का दर्जा नहीं है। तो हम भी यही बात बोलते हैं कि हम किस भारत के अंदर जी रहे हैं। कार्यक्रम को लेके क्या कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किया, क्या कुछ संदेश आप जनता को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कुछ रूपरेखा है इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये रहेगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से जड़ों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ हजारों लोग इस कार्यक्रम के अंदर पहुँचेंगे। लगभग यहाँ पर अंदाजा है हमें, जो गाँव से हमें समर्थन मिल रहा है कि 15 से 20 हज़ार की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का जो असल उद्देश्य है वो गांव में फिर से गांव बनाने के ऊपर, जो हमने पहले बताया है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती, राजनीति, धर्म में से पूंजीवाद को खत्म होना चाहिए। तो हमारा जो अल्टीमेट ध्येय है वो ये है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फिर से जन चेतना ये मतलब जगाना चाहते हैं लोगों के अंदर कि जो शहीदों ने सपना देखा था वो भारत तो नहीं बन पाया है, फिर से उन शहीदों के संकल्प को दोहराकर हम वो भारत बनाने का प्रयास यहाँ से करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, आपने ये कहा था जिस तरीके से युवाओं की नस्ल बिगड़ती जा रही है और जो बीजों की नस्ल बिगड़ती जा रही है, इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है?
सुधारने के लिए सबसे पहले तो उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनकी वो बिगड़ क्यों रही है और उसके कारण क्या है। उन कारणों के ऊपर लंबी चर्चा करेंगे तो करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का पूरा विवरण है कि खाने में क्या असर है, हवा में क्या है, कौन से चीजें हैं जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती है और युवाओं का जो यौवन है उसको खराब करती है। इसमें बस 5 ही शब्द हैं जो याद रखने हैं जिनसे आपको मुक्ति पानी है। ग्लाइफोसेट जो कि सारे केमिकल्स में पाया जाता है, फैलेट्स जो कि इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है, यानी आपको केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, फैलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा, सुगंध वाली चीजें जैसे डिओड्रेंट, मच्छर भगाने वाली चीज, शैम्पू, साबुन, ये जो पाउडर सुगंध जिसमें आर्टिफिशियल आती है, ये फ्लोराइड जो पानी में मिला के दिया जा रहा है, वाईफाई जिसका रेडिएशन पीनियल ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, एल्यूमिनियम जिसका बर्तन और दरवाजे आपके आसपास चारों तरफ रहते हैं, और क्या रह गया, आ जाएगा बाद में ध्यान में। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, मैं आपकी कई सारी वीडियो देखता हूँ तो उनमें आप बच्चों को लेकर भी कुछ कहते हैं। ये जो बच्चे स्कूलों में आज हम पढ़ते मेरे हैं, ख्याल से साथी 23 मार्च, इसके बाद हम इंटरव्यू कर लेंगे। 23 मार्च को लेकर के हम लोग अगर संदेश दें लोगों को ज्यादा बेटर रहेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर कोई रहने वाला? मुख्य अतिथि देश की जनता होगी। ये एक जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है पूरे देश के अंदर, एकमात्र ऐसा मोर्चा है जिसका कोई प्रधान नहीं है, जिसके अंदर अभी पिछला कार्यक्रम जो गोहाना में किया था वहां हमारे अक्षय भाई नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद हमारे प्रदीप डागर भाई हैं, उन्होंने चरखी दादरी में आयोजन किया, वो लीडर थे, और इस कार्यक्रम की लीडरशिप रविंद्र भारतीय कर रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम जब भी हो रहा होता है, कोई भी कार्यक्रम जो मोर्चा करता है उसका एक लीडर तय होता है, वो पूरा कार्यक्रम उनकी लीडरशिप में होता है, जो वो कहते हैं उसी हिसाब से चलता है। तो इसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे रविंद्र गाल्याण ही होंगे। ये जिसको मुख्य अतिथि का सत्ता बनाना चाहे ये इनके हाथ में है। पूरी तरह से मोर्चा इनको पूरी अथॉरिटी देता है कोई भी कार्य करने की, क्योंकि इनको कार्यक्रम के आयोजन में हम लोगों की मदद से हम लोग कर रहे हैं। जितने समाज के साथी हम लोग आए हुए हैं सब इसी लीडरशिप की क्वालिटी को निखारने के लिए हम लोग आए हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस संदेश की बात आप रविंद्र भाई से पूछ रहे थे, पूरे समालखा के आसपास के 200 गांव में हम लोग रैलियों की तरह, नेताओं की तरह, पार्टियों की तरह किसी को भी हम लोग गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं, किसी को भी हम तेल का खर्चा नहीं दे रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग वो खुद आएंगे जिनको पता है कि जनता सरकार मोर्चा कितना शानदार काम कर रहा है, उन्होंने क्या क्या समाज के अंदर जागृति अभी तक फैलाई है, और आने वाले वक्त में उनको उससे क्या उम्मीद है। खुद से आने वाले लोग जो जिंदा जमीर वाले होंगे वो इसमें शामिल हो रहे हैं। रविंद्र जी, पूरे हरियाणा में समालखा ही क्यों चुना आपकी बात? क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि काफी जगह हुआ, उनका कुछ खास कारण थे या इसका कुछ खास कारण है, नॉर्मली बस वैसे ही जो जगह सिलेक्शन करनी थी वो कर ली समाज? देखिए, जगह तो सिलेक्ट होती ही है, ये प्रश्न तो कहीं और होता तो वहाँ भी आता, लेकिन मैं इसमें ये बता दूं कि मैं निजी तौर पर समालखा से ही, माठा मेरा गांव है, तो अगर रविंद्र कोई कार्यक्रम के लिए अगर कोई जगह चुनेगा तो वो अपने क्षेत्र को ही चुनेगा। तो बात यही है कि जब पड़ोस के घरों में आग लगी हो तो हम ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो हम नहीं बचेंगे। ये तो एक प्रकार से समाज के अंदर जो हमने बताया अभी पूरी चर्चा रखी है, उस चर्चा में आपको नजर आ ही गया होगा कि पूरे समाज के अंदर त्राहिमाम मची हुई है। तो हम अगर बचाने पर चले तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम अपने घर से ही करेंगे, और अपने घर से ही हमने ये शुरुआत करी है। इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि हम 2 दिन की 21 और 22 तारीख को हम शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जो समालखा के आसपास के गाँव में रहेगी। उस शहीद सम्मान यात्रा में हम लोगों को फिर से यही एहसास करवाने वाले हैं कि भाई वो भारत तो नहीं बन पाया जिस भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी, और उसी शब्द को दोहराते हुए हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे आह्वान करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, आपने काफी बातें की थी समाजवाद और पूंजीवाद की। समाजवाद का कोई एक अच्छा उदाहरण आपके पास है? कोई राष्ट्र ऐसा हो जहाँ समाजवाद का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता, कोई राज्य हो, कोई शहर हो, कोई? हमारा भारत ही था समाजवाद का। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? यहाँ किसी सरकार का कंट्रोल नहीं था, हर गांव के अंदर हर हाथ के पास काम था। किसी के पास जमीन नहीं है उसका भी उतना ही सम्मान था जिसके पास जमीन है, और गरीब से गरीब आदमी की औरतों के पैरों में भी सोना, मतलब चांदी की आपको मोटे मोटे वो दिखाई देते थे। हर घर के अंदर धन धान्य से भरपूर था। आज के टाइम पे जिस भैंस की कीमत 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आप लेके चलते हो, 20-20 भैंसें तो हमारे घरों में वैसे ही बंधी रहती होती थी।
हमारे खेतों के अंदर खाने की कोई कमी नहीं थी, ताजा फ्रूट खाते थे, ताजी सब्जियां बिना केमिकल का हम लोग खाते होते थे। और संपूर्ण व्यवस्था के अंदर न्याय व्यवस्था का ये हाल था, 1 रुपया खर्चा किए बिना न्याय मिलता होता था। पंचायत के माध्यम से सुबह कोई वारदात हुई, शाम तक उसका न्याय मिल जाता करता था। आप शिक्षा के मामले में देख लो, एक बेरोजगारी के मामले में देख लो कि कोई बेरोजगार नहीं था, एक भी हाथ ऐसा नहीं था जिसके पास काम ना हो। आपने वो समय देखा है जिस वक्त हम दिया करते थे, और अगर पूरा आंकड़ा निकाल के लाएं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वेबसाइट से हमने निकाल लगा आंकड़ा, अपनी जो किताब है रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस वक्त अंग्रेज भारत में आए थे 1600 के अंदर, उस टाइम पे भारत दुनिया में पहली और दूसरी पोजीशन के लिए चाइना से लड़ रहा था, और पहले 15 देशों में यूके कहीं भी नहीं था। जैसे जैसे यूके उस लिस्ट में आने लगा, अमीरों की लिस्ट में, भारत का जो आंकड़ा है वो नीचे जाने लगा। और फिर एक टाइम ऐसा आया 1947 में कि यूके और यूएस जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, और भारत वहीं 15 देशों से सबसे निचले वाली पायदान पर चला गया था। मतलब ये जो लूट है, ये पूंजीवाद की जिस तरह से चालू हुई, समाज को बीच से निकाल दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, ये 4 चीजें ये सरकार का और व्यक्तिगत विषय है ही नहीं, ये प्योरली समाज का विषय है। समाज को कैसे बच्चे चाहिए ये समाज तय करेगा, और ये तय करेगा, और जैसे ही समझ आ जाएगा कि ये चीज गलत है, करेगा। वही समझाने के लिए हम लोग निकले हैं। ये साथी झारखंड से आए हैं, अपने विष्णु भाई हैं, इधर पंजाब से आए हुए, राजस्थान से आए हुए, वो पंजाब से आए हैं अपने, और राजस्थान से आए हैं सुरेश भाई। सब पूरे के पूरे देश से लोग आए हैं कि वो वहां ऊर्जा यहाँ रविंदर भाई को देंगे इनके नेतृत्व में, और सारे लोगों को समझाएंगे। मकसद ये है कि पहले आपको ये दिखा दें कि आपको कहीं से उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और अपना बना लेंगे उदाहरण की बजाय। कितना लगता है कि जो जनता है, जो यहाँ के आसपास के जो लोग आएंगे, हाँ, कितना इस चीज को एडोप्ट कर पाएंगे? अभी रविंद्र जी ने भी कहा था कि भाई गांव को गांव बनाने की जरूरत है, गांव को शहर बनाने की और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कितना एडोप्ट कर पाएंगे, कितना उस चीज को, मतलब ये बाहर पीपल का पेड़ है, ये करीब मैं ज्यादा नहीं कहता तो करीब 60-70 साल पुराना तो कम से कम होगा, हो सकता है 100 साल से ज्यादा का भी। जब ये यहाँ पहली बार जब ये गिरा होगा बीज रूप में, तो ये इतना सा होगा। जनता सरकार मोर्चा को शुरू हुए और इस विचार को लेकर चले हुए अभी मात्र हमें 3 साल पूरे हुए हैं। आज हम बीज रूप में अपनी बात लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा, जैसे ही लोगों को बात समझ में आएगी, ऐसे टक से बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जब पूरी तरह से लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग कोई जल्दबाजी में, हमारे तरीके से नहीं होगा। कोई भी बदलाव, कोई भी चीज होने में, अगली पीढ़ी तक आने में करीब 15 साल लगते हैं। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों को पता है कि ये विचार जन जन तक जाने में 15 साल की तपस्या के लिए वो मेंटली तैयार होकर घर से निकले। देवेंद्र जी, संघर्ष लंबा है। हाँ, ऑब्वियसली पेस्टिसाइड भी तो लंबा है ना। पेस्टिसाइड से लेकर आज तक के गिरने में 55 साल लगे आपके हर घर तक पेस्टिसाइड पहुंचने में। तो 55 साल में अगर बर्बाद हुआ है और बनने में अगर 15-20 साल भी लगे, तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी ना है। देखिए, बड़े दुख की बात है ये, अगर हम इस पे बात कर रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है ना, भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें असलियत में ये समझना पड़ेगा कि भारत के इतिहास के अंदर कि भारत किस स्थान पर खड़ा था आज से 200 साल पहले तक। अगर हम उस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भारत उस स्थान पे खड़ा था, कि भारत को सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था। भारत के पास असलियत में अगर आप देखोगे तो सिर्फ सोने की वजह से सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत के पास मतलब कि आप किसी भी स्टेट के अंदर जाओगे ना, तो इतने प्रकृति के इतना देन है, प्रकृति की इतनी देन है भारत के ऊपर कि इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की नजर है भारत के ऊपर। उसकी वजह से भारत गुलाम रहा। अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे तो आज हमें अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे 7.5 लाख क्रांतिकारियों को आतंकवादी देखने को मिल रहा है कि आज 77 साल के बाद भी आतंकवादी लिखे जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि असली इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। और उस इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इस बात के लिए जागृति करनी पड़ेगी। सबसे पहले समाज के अंदर वो जागृति करने के लिए जनता सरकार मोर्चा निकल चुका है। पिछले 3 साल के अंदर हमने जहाँ पर भी जो भी कार्यक्रम किए हैं, वहाँ पर हमें इतना मतलब जबरदस्त तरीके का समर्थन देखने को मिला है। और उससे आज के टाइम पे जो आज हम ये जो करने जा रहे हैं कार्यक्रम 23 मार्च का, यहाँ पर हमें सबसे अलग जो देखने को मिला है कि गांव से खुद से लोग ये निकल करके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ, तुम बात तो आज तक बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, यानी कि हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग हम तक पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है आज के टाइम पे। जगतार जी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे?
सभी मीडिया वालों को सत श्री अकाल। भाई रविंदर जी जो मेहनत कर रहे हैं 3 साल से, 3 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान। उस दिन 23 मार्च को शहीदी दिवस पर यहाँ नई नाज मंडी में एक मेला लगेगा। भगत सिंह जी ने अपने देश को आज़ाद कराया, जैसे उन्होंने बताया। हाई कोर्ट में रिट डाली, इस चीज़ का दर्जा ले। एक मेरा दोस्त है यहाँ, उन्होंने भी रिट डाली इसी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ रिकॉर्ड नहीं शहीद भगत सिंह को किसी का दर्जा दे। ये तो हमारे देश का हाल है। भगत सिंह जी ने देश के लिए अपना धर्म भी वार दिया, अपनी जान तो कुर्बान की उन्होंने। सिख थे ना, सरदार थे ना, सरदार भगत सिंह। बाहर थे, सिख थे, पगड़ी बांध थे बड़ी अच्छी, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। पंजाब से चली सी आवाज, अंग्रेजों का राज था, कितने उन पर जुल्म हुए। देश के लिए शहीदी दी उन्होंने, देश के लिए अपने बाल भी कटवा दिए। माल की बात, तो सिख अपने बाल नहीं कटवाता, देश के लिए अपना धर्म भी कुर्बान कर दिया, अपना शरीर भी कुर्बान कर दिया। उनके साथी थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव। मैंने कई शहर में संभाल के, मैं आज तक शहीद भगत सिंह जी का कोई मूर्ति नहीं देखी, हल्के में कोई तस्वीर नहीं लगी हुई। और नेताओं की तस्वीरें लग रही है जिन्होंने किया कुछ नहीं। खान पीन बांध रही, डंडे खान रिच, गद्दियों बैठ गए भगत सिंह की बदौलत। अगर आज मेरे बच्चे जीवित है, मेरा बाप जीवित है, तो इन शहीदों के कारण जीवित है। अगर ये शहीदी न देते तो मेरे पिता नहीं होने थे, मेरे बच्चे नहीं होने थे, मेरे जो थे, मेरे पोते पोतियां, कुछ नहीं होना था। हम लोग आज ऐसे आजाद न बैठे होते, होने से तो गुलाम होने थे। गुलाम होते जी हम, हमारा रूप ही कुछ और होना था। तो सबसे पहले भाई मैं तो रविंदर जी का, छोटे वीर जी का, पंजाब से आए सरदार सज्जन सिंह लुधियाने से, जिनके साथी हैं, झारखंड से भी आए, इनका संभाल खान है, पर सबका, मीडिया कर्मियों का सबका स्वागत करता हूँ। और गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, जीटी रोड की तरफ से, गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से, गुरु नानक दरबार साहब मालटोन की कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सब ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले देखिए पानीपत बोले प्रिंट वाले साथी, प्रिंट वाला बोल रहे हैं। नहीं बोलता हूँ सर, ठीक है बात कड़वी हो गई तो हो गया।